सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं आपको एसएसटी पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, मतलब खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं। हमारी पहली हेडिंग है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, यानी कि लोहे के औजार और खेती। आयरन यानी कि लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां यानी कि एक्स और जुताई के लिए हलों के फाल यानी कि प्लवशेयर शामिल हैं। लोहे के फाल यानी कि प्लवशेयर के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन, यानी कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जिसमें कि सिंचाई बताया गया है। इरिगेशन माने सिंचाई होता है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय इरिगेशन के लिए कैनाल्स यानी कि नहरें, कुएं यानी कि वेल्स, तालाब यानी कि टैंक्स तथा कृत्रिम जलाशय यानी कि आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए। इस तरह की व्यवस्थाएं राजाओं ने करी ताकि खेतों में अच्छे से सिंचाई हो सके, और जब खेतों में अच्छे से सिंचाई होगी तभी वहां पर अच्छा प्रोडक्शन होगा, तभी वहां पर अच्छी खेती होगी, और तभी हमारा गांव जो है वो समृद्ध बनेगा, और तभी हमारा राज्य भी समृद्ध बनेगा। यहां पर कुछ आयरन टूल्स की इमेज बनी हुई है। इसमें हसिया, कुल्हाड़ी और सड़सी, ये सभी आप लोग देखे हुए हैं पहले भी। तो इस तरह की इमेजेस बनाई गई हैं कि कैसे उस समय लोहे के औजार बनाए जाते थे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हु लिव्ड इन द विलेजेस, गांव में कौन रहते थे। इस सब कॉन्टिनेंट के साउदर्न तथा नॉर्दर्न पार्ट के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल रीजन में लार्ज लैंड ओनर्स यानी कि बड़े भूस्वामियों को वेल्ला या वेल्लार, और साधारण हलवाहों यानी कि ऑर्डिनरी प्लफमैन को उड़वार या उझावार, और भूमिहीन मजदूर यानी कि लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स को कडेसियार और आदिमई कहलाते थे। मतलब ये उनके कुछ नाम हैं इन लोगों के बेसिकली। अब तमिल रीजन में इन लोगों को ये चीजें कहा जाता है। देश के नॉर्दर्न पार्ट में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, और अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब पिताजी के बाद उनका पुत्र, उनके पुत्र के बाद उनका पुत्र, जनरेशन टू जनरेशन लोग इन्हीं पदों पर बने रहते थे। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। अब ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। लार्जेस्ट लैंड ओनर्स होते थे इन पदों पर। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। राजा इनको बोलते थे कि आप जाइए टैक्स को कलेक्ट करके ले आइए विलेज से। ये न्यायाधीश का यानी कि जज का
और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। मतलब इनकी पोजीशन जो थी वो राज्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप हमेशा याद रखिएगा। इन्हीं नामों से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। इस तरह के लोग भी गांव में हैं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। इनके बारे में जान लीजिए। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है, जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूँ नाम, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, वहीं से लिए गए हैं ये नाम। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। यानी कि नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। अब हम थोड़ा सा नगर के बारे में पढ़ेंगे, सिटीज़ के बारे में। अभी तक हमने गांव के बारे में पढ़ा था। आपने जातकों के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक जातक कथा दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर पुअर मैन, एक निर्धन की चतुराई। अब समझते हैं इस कहानी में क्या है। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो इस तरह एक निर्धन की चतुराई से वह धनी व्यक्ति बन गया, अपने बुद्धि के प्रयोग से। इस तरह की बहुत सारी कथाएं और कहानियां उस समय प्रचलित थी, जिनमें से एक आपकी किताब में है। अब प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है।
शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। अपनी मूर्ति कला में वो इन जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को दिखाते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। अब यहाँ पर जो ये इमेज बनी हुई है, ये दिल्ली में मिला हुआ एक वलय कूप है। ये आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये सब इमेजेस मिलती हैं। अब जैसा कि हमने आपको एक इमेज दिखाई थी ऊपर, अनेक शहरों में रिंग वेल्स यानी कि वलय कूप मिले हैं। अब ये रिंग वेल्स या फिर वलय कूप गुसलखाने यानी कि टॉयलेट्स, नाली यानी कि ड्रेन्स या फिर कूड़ेदान यानी कि गार्बेज डंप्स के लिए भी प्रयुक्त होते थे, इस्तेमाल होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। लोगों ने अपने घरों में इनको बनाया हुआ था। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट्स इनकी खोज कर सकते हैं। ये इमेज सांची की मूर्तिकला का एक उदाहरण है। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। आप देखिए इसमें शहर की लाइफ को कैसे दिखाया गया है मूर्तिकला में। अब प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों यानी कि सेलर्स तथा यात्रियों यानी कि ट्रैवलर्स के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। जो लोग इन शहरों में गए थे वो अपने विवरण देते थे कि उनको शहर कैसा लगा या फिर शहर में उनको क्या खास बात लगी, तो वो उनको अपनी बुकों में या फिर पन्नों में लिखते थे। उन विवरणों से भी हमको शहरों के बारे में पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण, एक डिटेल्ड अकाउंट किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। मतलब हम जानते नहीं है कि वो कौन थे, लेकिन उनके विवरण हमें मिले हैं। ये ग्रीक सेलर थे। ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। आइए हम इनके विवरण को पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ बैरीगाजा, द ग्रीक नेम ऑफ भरूच। बैरीगाजा की कहानी। बैरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। उसने लिखा है कि बैरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बैरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। मतलब ये सब चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करी जाती थी। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ये सारी चीज़ें व्यापारी एज अ गिफ्ट राजा के लिए लाते थे। मैं आपको एक एक लाइन समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में लिखे हुए हर वर्ड का हिंदी में मतलब बताता चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई हैं वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हमेशा भगवान जी से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।